जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में साइंस का क्लास नंबर 2 देखेंगे। इसके पहले फर्स्ट का जो है ना क्लास साइंस का करवा चुके हैं, तो सभी लोग पीछे क्लास ज़रूर देखिएगा, तभी जो है ना आपको बहुत फ़ायदा करेगा। पहले क्लास में जो है ना इसका चैप्टर का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था वो सारा जो है ना हम करवा चुके हैं। देखिए पहला जो फिजिक्स में चैप्टर क्या था, तो भौतिक मात्रा एवं गति अवधारणा था। क्या था? मात्रा एवं गति अवधारणा था। इसका जो है ना पहला चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा बिहार पुलिस में, ये सारे हम करवा चुके हैं। और आज जो एक क्लास होगा सेकेंड क्लास होगा। सेकेंड क्लास में जो है ना मॉडल क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें जो संभावित जो प्रश्न होता है, कौन कौन प्रश्न आ सकता है, उसी को जो है ना हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा और अंत तक जो है ना क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको जो है ना 100% फ़ायदा होगा। और इसमें जो है ना कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है ना, वो संभावित प्रश्न रहता है। देखिए क्या है, तो मॉडल क्वेश्चन है ना, मॉडल क्वेश्चन। तो यहाँ से जो है ना लगभग 40 से 42 क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा पूरा क्लास को। और अगर आपका साइंस थोड़ा वीक है ना, तो इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो है ना पूरा जो एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है उसी पे आधारित सारे क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए ध्यानपूर्वक क्लास को देखिए। क्लास को जो है ना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मॉडल क्वेश्चन में जो है ना पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गतिमान वस्तु के लिए जो है ना विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का जो अनुपात होगा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 से कम या क्या होगा, 1 से बराबर होगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का जो अनुपात होता है 1 से कम या 1 के बराबर होता है। तो कह रहा है किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का जो अनुपात होता है 1 से कम या क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है और किसी वस्तु के लिए निम्न क्या है, संभव मान है। ठीक है, जैसे पहला क्या है, दूरी जो है ना बड़ा या बराबर होगा विस्थापन का। और दूसरा देखिए कह रहा है कि दूरी और विस्थापन एक ही स्थिति में बराबर होता है जब वस्तु सरल रेखा पथ पर क्या करता है, गमन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ना कि दूरी और विस्थापन एक ही निर्यात में एक ही स्थिति में बराबर होता है। दूरी और विस्थापन जो होता है एक ही स्थिति में क्या होता है, तो बराबर होता है जब वस्तु सरल रेखा पथ पर क्या करता है, गमन करता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट देखिए क्या कर रहा है कि दूरी बटा विस्थापन बराबर या बड़ा होगा जो है ना किससे, 1 से। ठीक है, आगे कह रहा है कि वस्तु का विस्थापन जो है ना शून्य हो सकता है जबकि जब वस्तु का प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु क्या होगा, तो समान होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है जब वस्तु का प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु क्या होगा, तो समान होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि वस्तु का विस्थापन हो तथा यह जो है ना पहला क्या है, तो समय का समानुपाती हो, तो एस जो है ना समानुपाती वस्तु एक समान वेग से क्या करेगी, गमन करेगी। और बी में क्या है कि समय के वर्ग के समानुपाती हो तो त्वरण नियत रहता है, जैसे एस समानुपाती टी स्क्वायर, और वस्तु का त्वरण जो है ना बराबर क्या होगा, नियत रहेगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा जो है ना तय जो है ना पथ होता है, क्या होता है बताइए। कह रहा है कि जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय पथ होता है, क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परवलय के आकार होता है। क्या होता है, परवलय के आकार होता है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय पथ होता है, क्या होता है, तो परवलय के आकार का होता है। देखिए इसका डिटेल कर रहा है कि जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय पथ परवलय के आकार की होती है। ठीक है, परवलय के आकार की होती है। और देखिए यहाँ पे जो है ना फिगर में दर्शाया हुआ है, तो देख सकते हैं। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो आप पीडीएफ को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है कि वस्तु के ऊपर फेंकने पर दो प्रकार के वेग वस्तु के गमन में सहायक होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वस्तु के ऊपर फेंकने पर 2 प्रकार के वेग और वस्तु के गमन के में क्या होते हैं, तो सहायक होते हैं। जैसे पहला क्या है, क्षैतिज वेग, दूसरा क्या है, ऊर्ध्वाधर वेग। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट कर रहा है कि प्रक्षेप का ऊर्ध्वाधर वेग समय के साथ जो है ना माइनस जी टी से क्या होता है, घटता जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि प्रक्षेप का ऊर्ध्वाधर वेग समय के साथ माइनस जी टी से क्या होता है, घटता जाता है, तथा महत्तम ऊंचाई पर वेग क्या होता है, तो शून्य हो जाता है। ठीक है,
थोड़ा ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा ना, सारा क्लास आपको अच्छे समझ में आएगा। थोड़ा फिजिक्स है, थोड़ा हार्ड रहता है, जब तक आप थोड़ा पैसेंस बना के नहीं रखिएगा तब जो है ना लगेगा कि बंद कर देते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप चाह लिए है ना कि हमको बिहार पुलिस या बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस का अच्छे से मजबूत हो जाए, तो इस बुक का जो है ना आप हर वो क्वेश्चन रट जाइए, हर वो लाइन जो है ना जितना दिए हुआ है सभी को रट जाइए। और ये बुक जो है ना शुरू से लेकर लास्ट तक आपको हम कंप्लीट करवाएंगे। आप निश्चिंत रूप से आप अथी पैसेंस बना के रखिए। कभी जो है ना अब तो आपका रेगुलर क्लास आएगा, तबीयत खराब के कारण जो है ना अगर आपको दिख रहा होगा तो आवाज़ में पूरा चेंजिंग है, लेकिन तब भी जो है ना अब क्लास आएगा, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब हो चुका है इधर। 10 दिन से इतना डिस्टर्ब हुआ है, 15 दिन से हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन अब क्लास आपका आएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रक्षेप का क्षैतिज वेग हमेशा जो है ना क्या होता है, तो नियत रहता है। प्रक्षेप का जो क्षैतिज वेग होता है ना क्या होता है, हमेशा नियत रहता है। और प्रक्षेप की कुल ऊर्जा हमेशा क्या होती है, तो नियत रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 3 पे। कह रहा है कि पेंडुलम घड़ी का आविष्कार जो है ना किसने किया था, बताइए। कह रहा है कि पेंडुलम घड़ी का जो आविष्कार किया था ना किसने किया था, क्या होगा आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिश्चियन ह्यूगेंस किया था। कौन किया था, क्रिश्चियन ह्यूगेंस किया था। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि पेंडुलम घड़ी का आविष्कार जो है ना क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने किया था। देखिए फिगर में दर्शाया हुआ है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि पेंडुलम घड़ी का आवर्तकाल जो है ना टी बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट जो है ना LYG है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि पेंडुलम घड़ी को चंद्रमा पर ले जाने पर गुरुत्व का जो मान होता है ना कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। तो कह रहा है कि पेंडुलम घड़ी को चंद्रमा पर ले जाने पर गुरुत्व का मान क्या होता है, तो कम होता है, जिससे जिससे क्या होता है, आवर्तकाल का मान बढ़ जाता है। ठीक है, और घड़ी क्या होती है, तो सुस्त हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि पेंडुलम घड़ी को चंद्रमा पर ले जाने पर गुरुत्व का मान क्या होता है, तो कम हो जाता है, जिससे आवर्तकाल का मान क्या होता है, तो बढ़ जाता है, और घड़ी जो है ना सुस्त हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। तो टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो ने किया था। और नेक्स्ट है थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का निर्माण किया। किसका किया, थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का निर्माण किया। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट में प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक है। देखिए आविष्कार दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आविष्कारक है इसको देखते हैं। देखिए वायुदाब का आविष्कार किसने किया था, तो टॉरिसेली ने किया। दिया सलाई का आविष्कार किसने किया, तो जे वाल्टर ने किया। और विद्युत संचालक बैटरी का आविष्कार किसने किया, तो गॉस्टन प्लांट ने किया। और नियोन लैम्प का आविष्कार किसने किया, तो जॉर्ज क्लार्क ने किया। ठीक है, याद रखिएगा। तो वायुदाब का आविष्कार किसने किया, तो टॉरिसेली। दिया सलाई का आविष्कार किसने किया, जे वाल्टर। अब विद्युत संचालक बैटरी का आविष्कार किसने किया, तो गॉस्टन प्लांट ने किया। और नियोन लैम्प का आविष्कार किसने किया, तो जॉर्ज क्लाउड ने किया। और बुनसन वर्नर का आविष्कार जो है ना किसने किया, तो रॉबर्ट विल्हेम बुनसन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दाब का मात्रक जो है ना क्या होता है, तो दाब का मात्रक क्या होता है, तो जूल। तो दाब का मात्रक क्या है, तो सॉरी यहाँ पे जो है ना एक मिनट दाब पूछा है ना, दाब का मात्रक जो है ना क्या होगा, तो पास्कल होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जो है ना जूल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा या कार्य का मात्रक जूल होता है, लेकिन यहाँ दाब पूछा था ना, तो दाब का मात्रक क्या होगा, तो पास्कल होगा। ठीक है, तो आगे देखिए। कह रहा कि दाब का मात्रक जो है ना पास्कल है। और दाब जो है ना मतलब प्रेशर, पी मतलब क्या है, प्रेशर। वर्ल्ड बटा क्या होता है, क्षेत्रफल। तो क्या होगा, F/A बराबर N/m²। ठीक है, बराबर क्या होगा, पास्कल। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब के जो है विभिन्न मात्रक होता है। ATM होता है, बार होता है, MM या CM, या M ऑफ जो है ना M/Hg होता है, या तो टॉर बोल सकते हैं। ठीक है, आगे सबका देखिए मान दिया हो। एक ATM बराबर जो है ना कितना होता है, 1.01325 गुना 10⁵ पास्कल होता है। और एक बार बराबर कितना होता है, 10⁵ पास्कल होता है। और एक ATM बराबर कितना होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो है ना बैरोमीटर क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इनमें से कौन सा ग्राफ किसी वस्तु को विरामावस्था को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे कह रहा है इनमें से कौन सा ग्राफ किसी वस्तु के विरामावस्था को प्रदर्शित करता है, तो क्या होगा। देखिए आप फिगर को देखिए और बताइए कौन सा जो है ना विरामावस्था को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, डी होगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि वस्तु के विराम को प्रदर्शित करने का वाला ग्राफ कौन सा है। देखिए ग्राफ दिया हुआ है, आगे देखिए। और वस्तु का विस्थापन का समय ग्राफ क्या है, तो निम्न है। देखिए ये जो ग्राफ है यह एक समान वेग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। एक समान वेग को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ कौन सा है, देखिए ये दिया हुआ पहला है। और आगे देखिए यह असंभव ग्राफ प्रदर्शित करता है, ये कौन सा है, तो दूसरा नंबर है। ठीक है,
आगे देखिए कह रहा है कि वेग समय ग्राफ क्या है, तो निम्न है। वेग समय जो ग्राफ है ना वो निम्न है। देखिए पहला क्या है, तो यह एक समान त्वरण का क्या है, ग्राफ है। जो पहला दिया हुआ एक क्या है, तो ए बराबर क्या है, देखिए नियत है ना, तो यही जो है ना यह एक समान त्वरण का क्या है, तो ग्राफ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दूसरा जो क्या है, किसका ग्राफ है, तो यह जो है ना एक समान वेग का ग्राफ है और यह त्वरण जो है ना इसका क्या होगा, तो शून्य होगा। तो दूसरा जो है ना किसका ग्राफ है, तो यह एक समान वेग का ग्राफ है और यहाँ त्वरण का मान क्या होता है, तो शून्य होगा। ठीक है, आगे देखिए तीसरा जो ग्राफ है किसका है, तो यह एक समान मंदक का ग्राफ है और यह जो है ना त्वरण ए का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कोई कण जो है ना, कह रहा है कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के जो है ना अनुदिश गति कर रही है, तो कण की गति जो है ना क्या होगी, बताइए। कण की जो गति होगी ना वो क्या होगी, बताइए आप लोग। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, द्विविमीय या दो आयामी। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही है, तो कण की जो गति होगी ना द्विविमीय या दो आयामी होगी। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के जो है ना अनुदिश गति कर रही है, तो कण की गति द्विविमीय या तो आयामी होगी। कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही है, तो कण की गति द्विविमीय या दो आयामी होगा। और वृत्तीय गति में हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर एक अभिकेंद्री बल क्या करता है, तो कार्य करता है। चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है कि वृत्तीय पथ, कह रहा है वृत्तीय पथ पर गति में गतिपथ की दिशा एवं अभिकेंद्रीय बल एक दूसरे के लंबवत होती है, इसलिए वृत्तीय पथ पर गति पर किया गया कार्य क्या होगा, तो शून्य होता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया हुआ है कि वृत्तीय पथ पर गति में गतिपथ की दिशा एवं अभिकेंद्रीय बल एक दूसरे की क्या होती है, तो लंबवत होती है, इसलिए वृत्तीय पथ पर गति में किया गया कार्य क्या होगा, तो शून्य होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होगा, mv²/r होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। इसमें कह रहा है ना कि निम्न में से जो है ना कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है, बताइए। इसमें जो है ना कौन नहीं हो सकता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, किलोमीटर प्रति सेकेंड ये नहीं है, लेकिन किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक है, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक है और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है ना त्वरण का मात्रक है। ठीक है, तो त्वरण का मात्रक क्या है, किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं है। त्वरण के मात्रक क्या क्या होता है, देखिए किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक है और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका है, तो त्वरण का मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण करते हैं। और त्वरण जो है ना ए मतलब एक्सीलरेशन होता है, इसका मीनिंग होता है एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, त्वरण होता है। इसलिए त्वरण बराबर क्या है, v-u/t। आजकल जो है ना फार्मूला भी पूछता है, इसलिए फार्मूला याद रखिएगा। जैसे क्या है, v-u/t बराबर m मीटर प्रति सेकेंड बटा क्या है s मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है त्वरण यदि जो है ना मतलब a मतलब बड़ा होगा 0 से, तो वस्तु की गति क्या होगी, त्वरित होती है। और a बराबर 0 होगा तो वस्तु की गति एक समान वेग की गति होती है। और a जो है ना छोटा होगा o से, तो वस्तु की गति क्या होगी, मंदित गति होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किस पर, बताइए। कह रहा है कि किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किस पर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उस वस्तु के द्रव्यमान पर। किस पर, उस वस्तु के द्रव्यमान पर। तो कह रहा है किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का जड़त्व वह गुण है जिसमें वस्तु अपने ऊपर जो है लगने वाले बल क्या करता है, प्रतिरोध करता है। इसलिए जो है जड़त्व समानुपाती किसका, द्रव्यमान का होता है। और देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ कि जड़त्व मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विराम का जड़त्व, दूसरा होता है गति का जड़त्व और तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का जो अनुपात होगा ना, होगा क्या होगा, बताइए। कह रहा है किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 से कम या 1 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो कह रहा है किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का जो अनुपात होता है हमेशा 1 से कम या 1 के बराबर होता है। और विस्थापन बटा दूरी बराबर क्या है, तो 1 है। एक ही स्थिति जिसमें विस्थापन और दूरी का मान जो है ना बराबर होता है जब वस्तु सरल रेखा पर क्या है, पथ पर गमन करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ही स्थिति है जिसमें विस्थापन और दूरी का मान बराबर होता है
जब वस्तु सरल रेखा पथ पर क्या गमन करता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और कुल तय पथ को दूरी कहा जाता है। और दूरी कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। और विस्थापन कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि एक बस की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। कह रहा है एक बस की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। देखिए इसको बनाकर बताया गया है। चलिए आगे देखिए, इसको देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है जब गहरे समुद्र की मछलियां समुद्र की सतह पर लाई जाती है तो उनके शरीर फट जाते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब गहरे समुद्र की मछलियां समुद्र की सतह पर लाई जाती है तो उनके शरीर फट जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में खून किस प्रकार जो है ना प्रवाहित होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, बहुत तेज दाब पर क्या होता है, बहता है। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि जब गहरे समुद्र की मछलियां समुद्र की सतह पर लाई जाती है तो उनके शरीर पर खून बहुत तेज दबाव से क्या होता है, बहता है। और दबाव घटने पर क्या होता है, यह फट जाता है। और जल के अंदर जाने पर जल के भार के बढ़ने से दाब का मान क्या होता है, तो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जल के अंदर जाने पर जल के भार के बढ़ने से दाब का मान क्या होता है, तो बढ़ जाता है। देखिए फिगर में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है जल के ऊपरी सतह पर दाब का मान क्या होता है, तो कम होता है। जल के ऊपरी सतह पर दाब का मान क्या होता है, कम होता है। और जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो दाब जो है दाब के अनुसार जो है ना बढ़ता है। ठीक है, आगे कह रहा है पृथ्वी से ऊपर जाने पर वायु की सघनता कम होने पर दाब का मान क्या होता है, तो घटता है। तो पृथ्वी से ऊपर जाने पर वायु दाब की सघनता कम होने पर दाब का मान क्या होता है, तो घटता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि विभवांतर की माप जो है ना किस यंत्र के द्वारा की जाती है, बताइए। कह रहा है विभवांतर की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर। क्या होगा, वोल्ट मीटर। तो कह रहा है कि विभवांतर की माप जो है ना किस यंत्र से की जाती है, तो वोल्ट मीटर से जो है ना विभवांतर का क्या करते हैं, माप करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है विभवांतर की माप जो है ना वोल्ट मीटर यंत्र द्वारा की जाती है, एनेमोमीटर द्वारा वायु की गति की माप की जाती है, और अल्टीमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है विभवांतर की माप से जो है ना वोल्ट मीटर यंत्र द्वारा की जाती है, और एनेमोमीटर द्वारा जो है ना वायु की गति मापते हैं। तो वायु की गति किससे मापते हैं, एनेमोमीटर से मापते हैं। अब विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं, अमीटर से करते हैं। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म विद्युत धारा का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है ना उच्च प्रतिरोध तथा चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है। तो कह रहा है वोल्ट मीटर उच्च प्रतिरोध चल कुंडली क्या है, तो गैल्वेनोमीटर है। और वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में क्या होता है, जोड़ा जाता है। और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, अनंत होता है। और मीटर सेतु विट्स स्टोन के बीच सिद्धांत पर जो है आधारित है, जिसका उपयोग चालक तार पर क्या होता है, ज्ञात जो है ना प्रतिरोध ज्ञात करने में होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से जो है ना मापी जाती है। कह रहा है कि सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है, तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइग्रोमीटर। क्या होगा, हाइग्रोमीटर। तो देखिए आगे कह रहा है कि हाइग्रोमीटर से सापेक्ष जो है ना आर्द्रता मापी जाती है। आगे कह रहा है सूची 1 में जो है ना उपकरण दिया हुआ है, और सूची 2 में संबंध है। देखिए द्रवों का अपेक्षिक घनत्व बोलेगा किससे मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से। द्रवों का अपेक्षिक जो घनत्व होता है किससे मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से। और पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना किससे करते हैं, तो हाइड्रोफोन से करते हैं। तो हाइड्रोफोन से क्या करते हैं, तो पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करते हैं। नेक्स्ट है बारीक तारों के व्यास मापने में किसका प्रयोग करते हैं, स्क्रू गेज का। बारीक तारों के व्यास मापने में किसका प्रयोग करते हैं, तो स्क्रू गेज का। और गैस का दाब ज्ञात करने में किसका प्रयोग करते हैं, मैनोमीटर का। गैस का दाब ज्ञात करने में किसका प्रयोग करते हैं, मैनोमीटर का। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई नापने में किसका प्रयोग करते हैं, थर्मोमीटर का। और नेक्स्ट है टीवी द्वारा प्राप्त चित्रों को देखने में किसका प्रयोग करते हैं, किलोस्कोप का करते हैं। तो टीवी द्वारा प्राप्त चित्रों में देखने में किसका प्रयोग करते हैं, किलोस्कोप का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 14। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय इकाई पत्ती के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई जो है ना क्या है। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय इकाई पत्ती के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बैकुरल है। ठीक है, तो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय इकाई पत्ती के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है, तो बैकुरल है। आगे देखिए दिया हुआ है भौतिक राशि है और इकाई है। किस भौतिक राशि का जो है इकाई क्या होता है, देखिए चुंबकीय फ्लक्स का इकाई क्या है, तो वेबर है। विद्युत प्रेरण का इकाई क्या है, तो हेनरी है।
रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है तो बैकुरल है। विद्युत धारिता की इकाई क्या है तो फैराडे है। आगे देखिए, प्रदीप्ति घनत्व का इकाई क्या है तो लक्स है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, विद्युत फ्लक्स का इकाई क्या है तो वेबर, विद्युत प्रेरण की इकाई क्या है तो हेनरी, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है तो बैकुरल, और विद्युत धारिता की इकाई क्या है तो फैराडे, और प्रदीप्ति घनत्व का इकाई क्या है तो लक्स है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है वह ताप जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुणों को खोकर अनुचुंबकीय पदार्थ बना लेता है उसे क्यूरी कहते हैं। तो क्यूरी किसे कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूरी किसे कहेंगे तो वह ताप जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुणों को खोकर अनुचुंबकीय पदार्थ बना लेता है उसे क्या कहते हैं तो क्यूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूरी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है अनुचुंबकीय पदार्थों क्यूरी चुंबकीय प्रवृत्ति जो है ना परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे एक जो है समानुपाती क्या है 1/T। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है गति, कह रहा है ना गति का जो अध्ययन है ना क्या कहलाता है, गति का अध्ययन कहलाता है क्या, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 काइनेमेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, काइनेमेटिक्स कहलाता है। तो गति का अध्ययन क्या कहलाता है तो काइनेमेटिक्स कहलाता है। चलिए आगे देखिए, तो काइनेमेटिक्स कह रहा है ना गति का अध्ययन कहलाता है। काइनेमेटिक्स जो है ना क्या होता है तो कह रहा है यांत्रिक की जिस शाखा में किसी वस्तु या पिंड पर लगने वाला बल पर विचार किए बिना अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स क्या होता है तो यांत्रिकी की जिस शाखा में किसी वस्तु या पिंड पर लगने वाला बल पर विचार किए बिना अध्ययन किया जाता है उसी को जो है ना काइनेमेटिक्स कहते हैं। और यांत्रिकी मैकेनिज्म किसे कहते हैं तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पिंडों पर बल लगाने और विस्थापन करने पर उनके बदलाव का क्या होता है अध्ययन किया जाता है। तो कह रहा है ना कि यांत्रिकी किसे कहते हैं तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पिंडों पर बल लगाने और विस्थापन करने पर उनके बदलाव का क्या होता है अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है बेग। बेग क्या है तो विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बेग कहते हैं। और बेग कैसी राशि, सदिश राशि है। आगे कह रहा है कि बेग का मात्रक जो है ना मीटर प्रति सेकेंड तथा बीमा बराबर क्या होता है LT-1 होता है। और बेग में परिवर्तन की दर को जो है ना त्वरण कहलाता है। और त्वरण क्या है तो त्वरण बराबर क्या होता है बेग में परिवर्तन बटा समय में क्या होता है परिवर्तन। जैसे क्या बोल सकते हैं V-U/T बोल सकते हैं। ठीक है, और गति का समीकरण बोल रहा है कि गैलीलियो ने दिया था। तो गति का समीकरण किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। जैसे V बराबर क्या है UT+12AT, मतलब UT+AT, और दूसरा क्या है S बराबर UT+12AT², और तीसरा क्या है V² बराबर U² + 2AS है। ये सब क्या है गति का समीकरण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि लक्स जो है ना इसकी इकाई है, बताइए लक्स जो है किसकी इकाई है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी प्रदीप्ति का है। किसका है, प्रदीप्ति का है। तो प्रदीप्ति घनत्व की इकाई क्या है, लक्स है। और प्रमुख भौतिक राशि है उनके मात्रक है। देखिए यहाँ पे कुछ जो है ना भौतिक राशियाँ दिया है उसका मात्रक है। देखिए जैसे भौतिक राशि है और क्या है मात्रक। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। आवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। आगे देखिए प्रेरकत्व का मात्रक क्या है, तो हेनरी। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो ल्यूमेन। दाब का मात्रक क्या है, तो पास्कल। आगे देखिए नेक्स्ट है लंबाई का मात्रक क्या है, तो मीटर। बल का मात्रक क्या है, तो न्यूटन। आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो हर्ट्ज। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, तो कूलाम। आगे देखिए विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, तो फैराडे। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो वेबर। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला। और शक्ति का मात्रक क्या है, तो वाट है। ये सभी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है कितने के बराबर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है कितने के बराबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो कह रहा है कि 1 नैनोमीटर जो है 10⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या तो 1 नैनोमीटर बराबर जो है 10⁻9 मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इस प्रमुख 10 गुणांक होते हैं। देखिए 10⁻9 बोलेगा तो 1 गीगामीटर होता है। 10⁻2 मीटर बोलेगा तो 1 सेंटीमीटर होता है। 10⁻6 सेंटीमीटर बोलेगा तो 1 माइक्रोन वो होता है। और 10⁻1 मीटर बोलेगा तो 1 डेसीमीटर होता है। और 10⁻3 मीटर बोलेगा तो 1 मिलीमीटर होता है। और 10⁻⁻ जो है ना 10⁻⁻10 मीटर है तो एक क्या है, 1 एंगस्ट्रम है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना किसका उदाहरण है। कह रहा एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना किसका उदाहरण है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा संरक्षण के नियम का। नेक्स्ट कह रहा है कि एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना ऊर्जा संरक्षण का नियम के क्या है, उदाहरण है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ठीक है,
ऊर्जा केवल एक रूप में से दूसरे रूप में क्या होती है, परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है, आगे कह रहा है जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतना ही ऊर्जा क्या होता है, अन्य रूपों में क्या होती है, तो प्रकट होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है और ऊर्जा का ऐसा मात्रक बोलेगा तो जूल होता है। आगे देखिए, और 1 जूल बराबर 1 वाट गुना 1 सेकेंड होता है। और केपलर के नियम जो है ना ग्रह की गति, केपलर के नियम ग्रह की गति लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से क्या है, तो संबंधित है। और न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होती है, विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए क्या है, तो सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कार का वेग लगातार क्या है, तो बदल रहा है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है, कार का वेग क्या है, लगातार बदल रहा है। और वेग के लगातार बदलने की गति को क्या है, त्वरित गति कहलाता है। और किसी वस्तु की विस्थापन की दर को एक या निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ठीक है, तो वेग किसे कहेंगे, तो कह रहा है किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो वेग कहते हैं। और वेग का ऐसा मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और वेग एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है। आगे कह रहा है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। तो कह रहा है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। जैसे ए बराबर क्या है, v-u/t। आगे कह रहा है ए बराबर 0 यदि v बराबर u, यदि वस्तु एक समान वेग से क्या है, गति करता है। ए जो है ना बड़ा होगा ओ से, अर्थात पॉजिटिव में भी वस्तु की का क्या है, गति त्वरित होती है। ठीक है, और त्वरण एक क्या है, सदिश राशि है। और त्वरण का ऐसे मात्रक बोलेगा तो मीटर प्रति सेकंड होता है। और यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होता है, जिसे क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। बताइए क्या होगा, बताइए। कह रहा है किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वेग का मान और दिशा दोनों क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब क्या होता है, तो वेग का मान और दिशा दोनों क्या होता है, अपरिवर्तित हो। ठीक है, आगे देखिए, तो कह रहा है किसी पिंड का वेग समरूप होता है अर्थात वेग का मान और दिशा दोनों क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। और समरूप में वेग का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। जिसे देखिए फिगर में दिया हुआ है विस्थापन और क्या है, समय। आगे दिया हुआ देखिए, कह रहा है विस्थापन और समय का ग्राफ वेग का मान देता है। विस्थापन और समय का ग्राफ वेग का मान देता है और विस्थापन एवं समय का अनुपात वेग का मान देता है। जिससे v बराबर क्या है, ts/dt। और वेग क्या है, सदिश राशि है। और वेग का मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकेंड है। और वेग की दिशा क्या है, तो l/t-1 है। आपको जो है ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होगा ना कि डायरेक्ट आपको रिपीट भी होगा। और रिपीट होने से क्या होगा ना, आपको याद हो जाएगा। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, जितना रिपीट होगा ना रिवीजन होगा। इसलिए एकदम आराम से क्लास को देखिए और जब तक क्लास पूरा खत्म नहीं हो तब तक जो है ना क्लास को कभी बंद मत कीजिए। और जितने भी जिन लोग का साइंस थोड़ा वीक है ना, तो उनको क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है यदि विस्थापन का परिणाम तथा दिशा समय के साथ बदलता रहता है तो इसे असमरूप वेग या असमान वेग कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि यदि विस्थापन का परिणाम तथा दिशा समय के साथ बदलता रहता है तो इसे असमरूप वेग या असमान वेग कहा जाता है। नेक्स्ट है वृत्तीय गति। कह रहा है वृत्तीय गति का वेग दिशा निरंतर बदलती रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है कि बर्नौली का प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है बर्नौली का प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, द्रवों के प्रवाह पर। तो कह रहा है बर्नौली का प्रमेय द्रव के प्रवाह पर जो है ना लागू होता है। आगे कह रहा है कि इस प्रमेय के अनुसार द्रव का प्रवाह यदि धारा रेखीय जो है ना असंपीडीय एवं आस्यान हो तो उसकी कुल ऊर्जा का आयतन के अनुपात में नियत रहता है। ठीक है, बर्नौली का प्रमेय बहते हुए द्रव के लिए जो है ना यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। तो कह रहा है बर्नौली का प्रमेय बहते हुए द्रवों के लिए यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण प्रदर्शित करता है। और किसी द्रव में समान क्षैतिज स्तर पर क्या होता है, दाब समान रहता है। आगे कह रहा है कि दाब तरल के पृष्ठ के लंबवत होता है और वायु का प्रवाह जितना अधिक होगा दाब उतना ही क्या होगा, तो कम होगा। तो वायु का प्रवाह जितना अधिक होगा दाब उतना ही क्या होगा, तो कम होगा।
आइए क्वेश्चन नंबर ये 22 पे, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि धातु के एक टुकड़े का भार वायु में 210 ग्राम है और पानी में 180 ग्राम है तथा एक अज्ञात द्रव में 120 ग्राम है, तब क्या होगा। कह रहा है धातु के एक टुकड़े का भार वायु में 210 ग्राम है, पानी में 180 ग्राम है तथा एक अज्ञात द्रव में 120 ग्राम है, तब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धातु घनत्व जो है ना 7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है धातु घनत्व बराबर क्या होता है, धातु के टुकड़े का वायु में भार बटा धातु के टुकड़े में जल में भार में आभासी कमी गुना जल का क्या होगा, घनत्व होगा। देखिए मान सब दे करके जो है दर्शाया गया 210 बटा 210 माइनस 180 गुना 1 ग्राम प्रति सेकंड क्यूब, तो काट करके जो है आंसर 7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाएं तो इसके कंपनों की आवृत्ति जो है ना क्या होगी, बताइए। कह रहा है कि यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाएं तो इसके कंपनों की आवृत्ति क्या होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घटेगी। क्या होगी, घटेगी। तो कह रहा है यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाए तो उसके कंपनों की आवृत्ति घटेगी और सरल लोलक आवर्त काल जो है टी बराबर क्या होता है 2 पाई बटा अंडर रूट आई इंटू आई बटा जी। चंद्रमा पर जी जो है ना बराबर जी बटा जी वाई 6, तो टी का मान क्या चंद्रमा पर बढ़ेगा। ठीक है, जी प्रति 6 है ना, मतलब बटा में बोल सकते हैं भी। आई का आवृत्ति जो है ना बराबर क्या होता है 1 बटा आवर्तकाल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि आवर्तकाल के मान बढ़ते पर आवृत्ति का मान क्या होता है, घट जाती है। अगर आवर्तकाल का मान बढ़ेगा तो आवृत्ति घट जाएगी। आगे दिया गया सरल लोलक आवर्तकाल 2 तरह कारकों पर निर्भर करता है, पहला क्या पेंडुलम की लंबाई पर और दूसरा गुरुत्वीय त्वरण पर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पेंडुलम को कृत्रिम उपग्रह में ले जाने पर इसका आवर्तकाल अनंत हो जाता है तथा यह कार्य करना जो है ना बंद कर देता है। तो कह रहा है कि पेंडुलम को कृत्रिम उपग्रह ले जाने पर इसका आवर्तकाल अनंत हो जाता है तथा यह कार्य करना जो है ना बंद कर देता है। और पेंडुलम घड़ी को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाने पर यह भी जो है ना कार्य करना क्या करता है, बंद कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 24 पे, कह रहा है 2 प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तो उनके बीच की दूरी करने पर स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी। कह रहा है 2 प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तो उनके बीच की दूरी जो है ना क्या होगा, तो दूरी जो है ना दूरी कम करने की स्थिति में ऊर्जा क्या होगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए दूरी कमी करने पर स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी, तो क्या होगा, वृद्धि होगा। तो कह रहा है कि 2 प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और उनके बीच की दूरी कम करने पर क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, में वृद्धि होगी। ठीक है, आगे कह रहा है प्रोटॉन की खोज जो किसने किया, रदरफोर्ड ने किया था। और प्रोटॉन क्या है, धनावेशित कण है और प्रोटॉन नाभिक में क्या होता है, स्थिर रहता है और नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। आगे कह रहा है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप में क्या होता है, न्यूक्लियस कहते हैं। तो कह रहा है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या होता है, न्यूक्लियस कहते हैं और सभी न्यूक्लियस के बीच एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है जिसे नाभिकीय बल कहते हैं। नेक्स्ट, नाभिकीय बल के कारण ही परमाणु अस्तित्व बना रहता है। नाभिकीय बल के कारण क्या होता है, परमाणु का अस्तित्व बना रहता है और परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर होता है। तो परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻10 मीटर होता है जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर होता है। आगे कह रहा है जब 2 प्रोटॉन एक दूसरे के निकट लाया जाता है तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध निकाय पर कार्य करना पड़ता है जिससे स्थैतिक ऊर्जा का मान क्या होता है, तो बढ़ जाता है। आगे देखिए दिया हुआ है, देखिए ये जो है ना पी है क्या है, प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य स्थैतिक ऊर्जा बढ़ता है और आकर्षण के कारण जो है ना स्थैतिक ऊर्जा क्या होता है, तो घटता है। ये फिगर में दिया हुआ है। तो आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के निकट लाए जाते हैं, कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के निकट लाए जाते हैं तो आकर्षण के कारण कार्य होता है। इसे क्या कहते हैं, स्थैतिक जो है ना स्थैतिज ऊर्जा का क्या होता है, घट जाता है। तो कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के निकट लाए जाते हैं तो आकर्षण के कारण कार्य होता है जिससे स्थैतिज ऊर्जा क्या होता है, घट जाता है। चलिए क्वेश्चन हमारे 25 पे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। कह रहा है क्वेश्चन 25 में कह रहा है कि कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है विस्थापन अक्ष के मूल बिंदु के चुनाव में स्वतंत्र होता है। ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। विस्थापन अक्ष के मूल बिंदु के चुनाव से स्वतंत्र होता है, बिल्कुल सही है। और विस्थापन चली गई दूरी के बराबर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये भी क्या है, तो सही, ए और बी सही है। और तीसरा कह रहा है जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है, शून्य होता है, इसलिए क्या है, गलत है। सी क्या है, तो सही नहीं है। और डी में कह रहा है विस्थापन बिंदुओं के बीच की कण वास्तविक गति की प्रकृति को नहीं बताता, ये भी क्या है, तो सही है। तो ए बी और डी क्या है, सही है, लेकिन सी क्या है, तो गलत है।
आगे देखिए, कह रहा है यह तीसरा कथन क्या है, तो गलत है। जब कोई कण अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है तो इसका विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। वहाँ पे नहीं था इसलिए शून्य होता है, इसलिए क्या होगा, शून्य होता है। और विस्थापन कैसी राशि, सदिश राशि है। और प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु समान हो तो विस्थापन क्या होगा, शून्य होता है। प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु समान हो तो विस्थापन शून्य होता है। और विस्थापन के बारे में कह रहा है दूरी के बराबर होगा यदि वस्तु सरल रेखा पथ पर जो है ना गमन करता है। और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक एवं क्या होता है, शून्य तीनों होता है। और विस्थापन जो है ना दूरी के क्या होगा, विस्थापन दूरी से बड़ा या क्या होगा, बराबर एक से होता है। ठीक है, आय का दूरी हमेशा क्या धनात्मक होता है। और दूरी का मात्रक मीटर होता है। और दूरी कैसी राशि, अदिश राशि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, बताइए किससे। कह रहा है एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है किससे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो कह रहा है एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है तो यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है किससे, तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। आगे देखिए, कह रहा है एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है तो जो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। देखिए फिगर में दिया हुआ है, आगे देखिए दिया हुआ है। कह रहा है पृथ्वी केंद्र की ओर उपग्रह के वेग के कारण लगने वाला अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, mv² होगा। इस समीकरण ए है। और उपग्रह पर पृथ्वी के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, समीकरण 2 है। और उपग्रह के लिए जो है ना ये दर्शाया FC बराबर FG, इसलिए जो है ना मान दिया हुआ है। और आगे कह रहा है कि यही कारणों से उपग्रह में संतुलित बल की अवस्था होती है और गुरुत्वीय त्वरण जो है ना शून्य हो जाता है जिससे भारीनता का अनुभव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है एक समान गति से चलती लिफ्ट व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा। कह रहा है कि एक समान गति से चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा। इसका जो असर होगा ना क्या होगा, भार नहीं बदलेगा। ठीक है, तो एक समान गति से चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर भार में कोई असर नहीं होगा। और लिफ्ट में यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो इसके बारे में देखिए दिया हुआ है। तो लिफ्ट एक समान वेग से नीचे गति कर रही है तो व्यक्ति पर भार क्या अप्रभावित होगा। ठीक है, लिफ्ट में यदि व्यक्ति कोई बैठा है तो इसका कारण पहला उदाहरण है कि लिफ्ट में एक समान वेग से ऊपर नीचे गति कर रही है तो व्यक्ति पर भार क्या होगा, अप्रभावित रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि लिफ्ट जो है ना अगर त्वरित गति से हो तो पहला देखिए उदाहरण क्या कह रहा है, ऊपर गति कर रहा हो। अगर लिफ्ट जो है ना लिफ्ट है अगर ऊपर गति कर रहा है तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति भारी अनुभव करेगा। अगर लिफ्ट जो है ना ऊपर गति कर रहा है तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति क्या होगा, भारी अनुभव करेगा। अगर लिफ्ट जो है नीचे गति कर रहा है तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति हल्का अनुभव करेगा। और लिफ्ट जो है ना कि रस्सी टूट जाती है तो एक समान त्वरण से नीचे गिरता है और भारीनता का अनुभव होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है किसी गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा। किसी गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेग समय ग्राफ के ढाल के द्वारा। ठीक है, तो किसी गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है तो वेग समय ग्राफ के ढाल द्वारा। आगे देखिए दिया हुआ है, कह रहा है किसी गतिमान वस्तु का त्वरण वेग समय ग्राफ के ढाल से ज्ञात किया जाता है। ये समीकरण दिया हुआ है। आगे देखिए दिया हुआ है वेग समय ग्राफ की ढाल tan थीटा बराबर क्या है, P/B त्वरण के मान देता है। और वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दूरी या विस्थापन के मान देता है। ठीक है, और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और त्वरण के ऋणात्मक होने पर इसे मंदन कहते हैं। ठीक है, देखिए दिया हुआ है, देखिए तुरंत जो है ना शून्य होता है। यहाँ पे देखिए फिगर में है, वेग बढ़ रहा है ना, तुरंत घट रहा है। और तुरंत एक समान है, तुरंत क्या है तो बढ़ रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि दो छोटी छोटी बूंद, कह रहा है दो छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, इस प्रक्रिया में क्या होती है। कह रहा है दो छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, इस प्रक्रिया में क्या होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऊर्जा मुक्त होती है। तो कह रहा है ना कि दो छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। और किया गया कार्य जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए टी जो है ना A2 - A1 के जो है बराबर है, मतलब ये दिया हुआ मान दिया निकाल के जो है दिया हुआ है। और यहाँ A2 जो है ना क्या होगा, छोटा होगा, मतलब A2 छोटा होगा, A1 तथा जो है ऋणात्मक होता है। ठीक है, त्रिभुज A क्या हो देखिए है ना दिया हुआ ऋणात्मक होता है और किया इसलिए किया हुआ कार्य क्या ऋणात्मक है, ऊर्जा निष्कासित होती है। देखिए इस सब देख लीजिएगा। और पृष्ठ तनाव जो है ना द्रव के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल होता है, इसलिए पृष्ठ तनाव बट क्या है, पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा लंबाई होगा। और पृष्ठ तनाव जो है ना पृष्ठ ऊर्जा एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि न्यूटन की गति के नियमों द्वारा क्या प्राप्त कर सकते हैं।
न्यूटन के गति के नियमों द्वारा क्या प्राप्त कर सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय नियम से प्रथम व तृतीय नियम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि न्यूटन गति नियमों के द्वारा द्वितीय नियम से प्रथम व तृतीय नियम प्राप्त कर सकते हैं। और न्यूटन के द्वितीय नियम से जो है ना एफ बराबर क्या, एम ए। ठीक है, तो यदि एफ बराबर 0 तो ए बराबर 0, एफ वन बराबर क्या हो, एम ए 1, F2 बराबर एम ए 2। यदि कह रहा है यदि नेट बल शून्य हो तो F1 बराबर F2 और A1 बराबर A2, यह न्यूटन का प्रथम नियम है। अब यदि किसी पिंड का पर बल लगाया जाए तो समीकरण F बराबर एम ए से कुछ त्वरण उत्पन्न होता है और पिंड समान बल वस्तु पर भी क्या होता है, आरोपित करेगा, जो न्यूटन का क्या है, तृतीय नियम है। आइए कह रहा है कि पॉइंट में पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रथम नियम से जड़त्व की जो है ना जड़त्व एवं बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के प्रथम नियम से जो है ना जड़त्व एवं बल की परिभाषा मिलती है। और नेक्स्ट है द्वितीय नियम से संवेग, आवेग एवं बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के प्रथम नियम से क्या मिलता है, जड़त्व एवं बल की परिभाषा मिलती है। और न्यूटन के द्वितीय नियम से संवेग, आवेग एवं बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और न्यूटन के तृतीय नियम से बल का गुण एवं संवेग संरक्षण का सिद्धांत प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पाती गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद जो है ना तेजी से गति कर रही है? इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 5 किलोग्राम वाला गेंद तेजी से चल रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पाती गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है, तो यदि संभावना है कि 5 किलोग्राम वाली गेंद जो है ना तेजी से चल रही है। ठीक है, गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है, इसलिए फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एक लंबत फेंकी गई, कह रहा है एक लंबत जो है ना फेंकी गई गेंद 10 सेकेंड में, कह रहा है 10 सेकेंड में पृथ्वी पर लौट जाती है, तो फेंके जाने की गति जो है ना बताइए, जिसे जी बराबर क्या है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो क्या होगा बताइए। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, 50 मीटर प्रति सेकेंड। तो आगे देखिए कह रहा है कि गेंद का उड्डयन काल जो है ना टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है 10 सेकेंड है, कोण 90 डिग्री पर है, उड्डयन काल जो है ना टाइम ऑफ फ्लाइट जो है 2u sin θ/g, इसलिए मान देखिए निकाल करके जो है ना बताया गया क्या होगा, तो 100/2 तो 50 मीटर प्रति सेकेंड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है कि लेंस की शक्ति इकाई क्या होती है, तो लेंस की शक्ति इकाई क्या होती है, तो डायोप्टर होता है। तो लेंस की शक्ति इकाई डायोप्टर है। लेंस की शक्ति 1 फोकस दूरी 1/f, इसलिए क्या है 100/f सेंटीमीटर में, और लेंस की शक्ति का मात्रा क्या है, m-1, या तो डायोप्टर बोल सकते हैं। और देखिए आगे दिया हुआ कि लेंस उत्तल लेंस की शक्ति प्लस डी तथा अवतल लेंस की शक्ति माइनस डी, मतलब उत्तल लेंस की शक्ति मतलब पॉजिटिव में डी होगा। ठीक है, और अवतल लेंस की शक्ति में जो है ना मतलब घटेगा, माइनस डी है। ठीक है, यदि दोनों लेंसों को एक दूसरे से चिपका देते हैं तो P बराबर क्या होगा, P प्लस P2 होगा। और यदि दोनों लेंस को D पर दूरी पर स्थित हो तो P बराबर P1 प्लस P2 माइनस DP1 P2 होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फैराडे है। तो विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, फैराडे है, कुछ भौतिक राशि है उसका मात्रक देखिए दिया हुआ है। तो कह रहा है शक्ति का मात्रक क्या है, तो वाट है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ओम है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, तो कुलाम है, आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो हर्ट्ज है, और गुरुत्व ऊष्मा की मात्रक क्या है, जूल प्रति किलोग्राम है, और ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो ल्यूमेन है, और विभवांतर का मात्रक क्या है, तो वोल्ट है, और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो कैंडेला है। तो ये था चैप्टर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो अगले क्लास में जो है ना चैप्टर नंबर 2 भी जो है ना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया। तो क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, और जितना हो पा रहा है जितना भी क्लास स्टार्ट हो चुका है यूट्यूब पे, सारे क्लास को जो है ना आपको प्रॉपर्ली तरीके से जो है ना करवाया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, और जिनको भी जो है ना बिहार दरोगा पेड बैच में ज्वाइन करना है तो आप सभी लोग जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो है ना सारी जानकारी दिया हुआ है टेलीग्राम पे भी जो है ना आप सारा जो है डिटेल दिया उसको पढ़ करके जो है ना आप सारे मतलब देख सकते हैं कि हाँ क्या क्या करवाया जाएगा। आपको बताते हैं जितने भी बुक आपको दिख रहा है ना वो सारे बुक आपको करवाया जाएगा, जितने बुक। तो ये बैच जो है ना अंतिम और ये बैच लास्ट है। तो जिनको भी लगता है ना कि प्रॉपर्ली तरीके से हमें होमवर्क सीरीज के माध्यम से करवाया जाए तो इस क्लास को आप जो है ना मतलब इस बैच को ज्वाइन कीजिए। आपको प्रॉपर्ली तरीके से जो भी यूट्यूब पे क्लास आता है, जैसे देखिए साइंस अभी क्लास करवाएं तो साइंस का जो फुल PDF रहता है ना वो सारा जो है चैप्टर 1 का डाल दिया जाता है, इसलिए आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। जब क्लास करवाएंगे तो उसको दोबारा फिर क्लास को देखिएगा तो आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। और जितने बुक दिख रहा है ना, देखिए अभी बुक जो स्टार्ट है ना, घटनाचक्र हिस्ट्री स्टार्ट है, ज्योग्राफी स्टार्ट है, समान मतलब साइंस स्टार्ट है, और ज्ञान बिंदु स्टार्ट है, और लुसेंट स्टार्ट है, और जो है ना एक और बुक है क्या है तो
एनसीईआरटी सार संग्रह स्टार्ट है। और अभी 2-3 दिन पहले जो है, जब आपको पता होगा टेस्ट दे रहे होंगे, तो ये जो 7500 और 5000 और ए बुक, ये तीनों स्टार्ट हुआ था। इतने सारे बुक चल रहा है और प्रैक्टिस सेट ये करवाया जा रहा है बुक से। और अभी तो 3 बुक अभी घटनाचक्र का बचा हुआ है। तो ये सब जो जब खत्म होगा अच्छे तरीके से, तब जो है ना अगले बुक का स्टार्ट किया जाएगा। अभी समय है 3-4 महीना, आराम से जो है ना पूरा अच्छे से हम कंप्लीट करवा देंगे और रिवीजन भी करवा देंगे। और सोच रहे हैं ना कि इस बैच में जो है ना हम डिस्कशन भी करवाएं, रात में जो है 10 बजे करवाएं डिस्कशन। जिनको भी जुड़ना रहेगा डिस्कशन के माध्यम से, जैसे होता है ना ग्रुप डिस्कशन, उस अनुसार हम मतलब एक दूसरे से कॉन्टैक्ट होकर के जो है ना मतलब करवाएंगे डिस्कस्शन। तो लगेगा नहीं जो है ना एक बैच में हम पढ़ रहे हैं। तो जिनको भी ज्वाइन करना है सभी बैच में, तो ये बैच को ज्वाइन कीजिए। और इसमें जो है ना ज्ञान बिंदु का जो होमवर्क सीरीज है उसको भी हम करवाएंगे। तो ज़रूर जोड़िए जिनको भी जुड़ना है। और क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले क्लास में चैप्टर नंबर 2 करेंगे फिजिक्स में जो टोटल 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर तो खत्म हो गया, अगले क्लास में सब चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। तो एक क्लास में जो है ना पहला क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेकंड क्लास में मॉडल क्वेश्चन, ऐसे करके जो बारीकी से पूरा बुक क्या होगा तो खत्म हो जाएगा। तो सभी लोग जो है ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए कि जब भी क्लास आए तो आपको क्लास आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे जो करंट अफेयर्स अपडेट जितने भी होता है टेस्ट सीरीज आपको सभी कुछ दिया जाता है। तो इसलिए राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।